बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब किस नंबर 97 मुलाहिज़ा फरमाएं। आंटी अतिया ने बड़े दुख के आलम में कोकी के जिस्म पर जख्मों के 3-4 माह पुराने निशान दिखाए। एक निशान बाईं कलाई पर था, दूसरा गर्दन पर, तीसरा निशान दिखाने से वो कासिर थी क्योंकि वो उसकी कमीज के नीचे था। कोकी खामोशी से सर झुकाए बैठी थी और बेबसी की तस्वीर नजर आती थी। आंटी अतिया ने कहा, इतना कुछ करके भी कोकी वैसी की वैसी ही रही। ये बिल्कुल गुमसुम हो गई थी। बैठे बैठे इसके हाथ पांव ठंडे बर्फ हो जाते और गश सा आ जाता था। जिस दिन पीर और उसकी मुरीदनी ने खूनी अमल किया, उसे अगले दिन ही होटल में इसे फिर गश आ गया। कोकी के अब्बू ने जाकर पीर मस्तान से बात की और उससे कहा कि इतना खर्चा करके भी लड़की की वही हालत है। अभी तो हम यहीं पर हैं, अगर वापस मुल्तान पहुंचकर ये मामला हुआ तो फिर वहां से भागे आएंगे। अपनी आदत के मुताबिक उन्होंने पीर मस्तान से 1-2 सख्त बातें भी की। पीर मस्तान ने यह बात मानी कि लड़की को ठीक होकर यहाँ से जाना चाहिए। उसने बताया कि बड़े हज़रत साहब 3 दिन बाद लाहौर आने वाले हैं। उनसे मुलाकात के लिए हफ्तों पहले टाइम लेना पड़ता है, लेकिन वो कोशिश करके लड़की को दिखा देगा। उसने कहा कि वो इस काम के लिए मजीद रकम भी नहीं लेगा, बस हमें 2-3 दिन मजीद होटल का किराया बर्दाश्त करना पड़ेगा। पीर मस्तान की एक मुरीद ने हमें बताया कि हज़रत साहब मुर्दों को भी उठाकर खड़ा कर देते हैं। उनके पास वो ख़ास चौंके हैं जो बुरे से बुरे आसेब और मर्ज को बंदे के खून में से यूं चूसती हैं कि बीमारी का निशान तक बाकी नहीं रहता। इंसानी सूरत की ये 2 खम शक्ल चौंके दूर व नज़दीक मशहूर हैं और बड़े बड़े नामी लोग उनसे अपना खून चुसवाते हैं। आंटी अतिया ने चंद में तवक्कुफ किया और बोली, हमारी तो बेटा मत ही मारी हुई थी। जो कुछ वो कह रहा था करते जा रहे थे। सब कुछ अपनी आंखों से देखते हुए भी दिमाग काम नहीं कर रहा था। ऐसे लोगों की ज़बान में पता नहीं क्या जादू होता है, कभी डरा धमका कर, कभी उम्मीद दिलाकर अपनी बात मनवा लेते हैं। तो फिर आप मजीद 3 दिन के लिए रुक गए। 3 दिन क्या बेटी, 5 दिन लग गए। जिस दिन वो हज़रत साहब आए, हम नमाज फजर के वक्त से पीर मस्तान के डेरे पर मौजूद थे। पीर मस्तान का ठिकाना किसी मज़ार वगैरह पर नहीं, ये एक बड़ी सी फैशनेबल कोठी है। पूरी कोठी पर हरा रंग किया गया है। दीवारों और दरवाज़ों पर पता नहीं क्या लिखा हुआ है। सुंबल ने कहा, पीर मस्तान के पीर हजरत कुदरत के कोल लिखे हुए हैं। कुछ तावीज़ों की हिंसे हैं और कुछ अरबी के लफ्ज़ भी हैं, लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आता। आंटी अतिया ने बात जारी रखते हुए कहा, हमने करीबन 8 घंटे तक अपनी बारी का इंतज़ार किया। वहाँ बहुत रश था। रश की वजह से सुरैया की अपनी तबीयत भी ख़राब हो गई। उसके बच्चा होने वाला था ना। उन दिनों बहरहाल दोपहर के बाद पीर मस्तान ने कोकी का दुपट्टा और खाद की चूड़ियाँ अंदर मंगवाईं। मुझे तो लगता है कि ये भी चक्कर ही था। बड़े हज़रत साहब के पास इतना वक्त ही नहीं था कि वो सारे मरीजों को देख सकते। 2 घंटे बाद पीर मस्तान खुद बाहर आया और उसने दुपट्टा और चूड़ियाँ हमें वापस करते हुए बताया कि किसी और अमल वगैरह की ज़रूरत नहीं है। हज़रत साहब ने जो अमल करना था मरीज़ा की इन चीज़ों पर कर दिया है। अब तुम लोग जा सकते हो। अव्वल तो कोई शिकायत नहीं होगी, अगर हुई तो पहले टेलीफोन या ख़त के ज़रिए रब्ता करना है। अभी हम कोठी से निकल ही रहे थे कि कोकी को फिर चक्कर आने लगे। मैंने बड़ी मुश्किल से उसे संभाला। पास ही एक बड़ी जीप खड़ी थी। जीप वाले ने दरवाज़ा खोला और हमें कहा कि कोकी को अंदर सीट पर लिटा दें। ये बड़ी शानदार जीप थी, उसके अंदर ही फ्रिज वगैरह भी था। हमने कोकी को पानी पिलाया और खवा दी। वो संभल गई। जीप वाले शख्स का नाम अमानुल्लाह था। उसके साथ एक और गोरा चिट्टा बंदा भी जीप में बैठा हुआ था। उसके मुंह और हाथों पर छोटे छोटे निशान थे, जैसे कुछ दिन पहले उसे छाले वगैरह निकले हों। यह भी हमारे साथ बड़ी हमदर्दी से पेश आया। उसने हमसे पूछा कि हमें कहाँ जाना है। हमने बादामी बाग वाले लारी अड्डे का बताया। उसने कहा हम गवर्नमेंट की बस पर जाएं, वो ज़्यादा अच्छी रहेगी। उसने कहा कि वो उसी तरफ जा रहे हैं, हमें गवर्नमेंट अड्डे पर उतार देगा। रास्ते में उसने एक जगह अपनी जीप रोकी। ये एक बहुत बड़े डॉक्टर की दुकान थी। ये डॉक्टर जीप वाले का दोस्त था। उसने हमें जीप से उतारा और सीधा डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने बड़ी तवज्जो से कोकी को देखा और कुछ दवाइयाँ लिख कर दी। उसने कहा बच्ची बिल्कुल ठीक है, कोई बीमारी शिमारी नहीं है इसे, बस कमज़ोरी है या परेशानी है। इसकी शादी कर दो, 16 आने ठीक हो जाएगी। डॉक्टर से फारिग होकर हम अड्डे की तरफ रवाना हो गए। जीप वाले दूसरे बंदे का नाम बशीर था। ये लाहौर में एक बड़े कारखाने का मालिक था। उसने बताया कि वो मुल्तान में भी काम शुरू कर रहा है और आजकल वहीं आता जाता रहता है। वो मुझे बड़े प्यार से अम्मा जी कह रहा था। उसने कहा, माँ जी अब आपसे मुलाकात होती रहेगी। उसने कोकी के अब्बू को यहाँ मुल्तान का ही पता दिया और कहा कि वो अगले पीर को यहाँ आकर इससे मिलें, वो उनके लिए किसी नौकरी का इंतज़ाम कर सकता है। उसने कोकी के बारे में कहा कि ये बिल्कुल ठीक है, अगर एहतियात से दवाएं खाएंगी तो 2-4 हफ्तों में बली चंगी हो जाएगी। उसने कहा कि पीरी फ़कीरी में भी बहुत मिलावट आ चुकी है। इनमें कुछ ठीक लोग भी होंगे, लेकिन ज़्यादातर फ्रॉड हैं या अनाड़ी हैं। उसने हमसे कहा कि अगर हमने कभी दम दुरूद वगैरह कराना हो तो फिर शागिर्द पेशा लोगों की बजाय उस्ताद से मिलना चाहिए, जैसे खुद हजरत साहब हैं। हम मुल्तान वापस आ गए।
उसके बाद मुल्तानी में कोकी के अब्बू की बशीर से 2-3 मुलाकातें हुई। बशीर की पहली बीवी फौत हो चुकी है। उस बीवी से उसके 2 बच्चे हैं। एक बच्चा एबटाबाद में रहता है और दूसरा बशीर के पास है। बशीर चंद दिन बाद अपनी जहाज जितनी जीप लेकर हमारे घर भी आया। वो हमसे बड़ी मोहब्बत से मिलता रहा। कोकी के अब्बू ने तो मुलाजमत नहीं की, लेकिन कोकी के मामू खलील को बशीर ने अपनी नई फैक्ट्री में अच्छी मुलाजमत दिला दी है। अपने छोटे देवर कोकी के चाचू के बारे में तो मैंने तुम्हें बता ही दिया है। उसकी कमर की हड्डी बहुत खराब हो गई थी। सरकारी हॉस्पिटल में धक्के मिल रहे थे और प्राइवेट हॉस्पिटल में ऑपरेशन बहुत महंगा था। कम से कम 1 लाख रुपया लगता था। यह ऑपरेशन भी बशीर की मदद से हुआ। उन्हीं दिनों में कोकी के अब्बू ने मुझे बताया कि बशीर दूसरी शादी करना चाहता है और उसका ख्याल हमारी कोकब की तरफ है। मैं हैरान रह गई। कहाँ वो करोड़पति और कहाँ हम किराए के एवं से मकान में रहने वाले। बेशक कोकी खूबसूरत थी, अब सेहतमंद भी थी, लेकिन फिर भी बात कुछ समझ में नहीं आई। मैंने कोकी के अब्बू से बहुत कहा भी कि अच्छी तरह सोच समझ लें। बेशक वो दौलतमंद है, लेकिन उम्र का कुछ बड़ा है, रंडवा है और बच्चे भी हैं। फिर यह भी ज़रूरी है कि हमारी बच्ची की मर्जी हो। मुझे अच्छी तरह पता था कि कोकी के दिल से अब भी वो पाक पतन के उर्स वाला लड़का नहीं निकला है। वो उसके लिए छुप छुप कर रोती है, लेकिन तुम्हें तो पता है बेटी, इन मर्दों की सोचें वक्री ही होती हैं। औरत के मशवरे तो ये किसी गिनती में ही नहीं लाते। और तो और मेरा सगा भाई खलील भी अड़ गया कि नहीं, बशीर साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, हमारी बच्ची की किस्मत खुल गई है, शहजादियों की तरह रहेगी। बस चट मंगनी वाली बात हुई और रिश्ता तय हो गया। हमारी तो कुछ समझ में नहीं आया। अब आहिस्ता आहिस्ता पता चल रहा है कि बशीर की पहले वाली सारी हमदर्दी और मोहब्बत उस रिश्ते के वास्ते ही थी। तुम देख रही हो मेरी बच्ची की उम्र कितनी है। अभी हम 2-3 साल तक इसे रुखसत करने वाले नहीं थे, पर बशीर चाहता था कि ये काम छेती से छेती हो। वो कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं था। हमने बहाना बनाया कि बड़ी से पहले छोटी की शादी कैसे कर दें। उसने कोशिश करके बड़ी का रिश्ता भी हमारी मनपसंद की जगह पर तय करा दिया। अब कोई उज़र नहीं रह गया था। मजबूरन हमें शादी की तारीख देना पड़ गई। आंटी अतिया की बातें सुनकर शानी के जहन में तहलका मच गया था। अब इस अमर में शुबे की कोई गुंजाइश नहीं थी कि पीर मस्तान, पीर कुदरत की आस्ताने की बरकतों से सैफुल्लाह को जो मायानाज रिश्ता मिला था वो नारपुर के चौधरी बशीर के सिवा और कोई नहीं हो सकता था। ये सूरत हाल शानी के लिए भूंचका कर देने वाली थी। वो गुमा भी नहीं कर सकती थी कि मुल्तान आते हुए उसने जिस शख्स से फ़ोन पर बात की थी और जिस मुन्ने के हवाले से वास्ते दिए थे, वो मुल्तान पहुंचते ही एक नए रूप में उसके सामने आएगा। फ़ोन पर चौधरी बशीर के कहे हुए ये अल्फाज शानी के कानों में गूंज गए, मैं इस घर को फिर से आबाद कर रहा हूँ। इन अल्फाज ने शानी को उलझा दिया, लेकिन अब ये उलझन बाकी नहीं रही थी। आंटी अतिया ने साइड टेबल की तरह से एक तस्वीर निकालकर शानी को दिखाई। ये है इसका होने वाला शोहर। आंटी यास अंगेज लहजे में बोली। शानी ने देखा, चौधरी बशीर उसके सामने था। गनी मूंछे, तवाना गर्दन, ऐनक के पीछे 2 सर्द गहरी आंखें। उसके बाएं रुखसार पर सिर्फ 1-2 मदम निशान नजर आ रहे थे। यह तस्वीर गालबन उस वक्त उतारी गई थी जब चौधरी की जिल्दी बीमारी इख्तिताम पजीर थी। चौधरी बशीर का जिक्र कोकी को सख्त नागवार गुजरा था। वो सिसक अपनी जगह से उठी और तेजी से बाहर चली गई। मैं इसे देखती हूँ, सुंबल ने कहा, और वो भी कोकी के पीछे दूसरे कमरे में चली गई। इसी दौरान में घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। सुरैया बाहर गई और उसने आकर बताया कि फैक्ट्री से 2-3 बंदे आए हैं घर को बाहर से रंगो रोगन करने के लिए। बशीर साहब ने भेजे हैं। बशीर साहब कल शाम से मुल्तान आए हुए हैं। शानी देख रही थी ये घर उसकी तवक्को से बढ़कर कुशादा और सजा हुआ था। गालबन इस घर की सजावट और कुशादगी में भी चौधरी बशीर का अमल दखल था। शानी ने आंटी अतिया के साथ चंद तसल्ली बख्श बातें की और उसे बताया कि उससे जो कुछ भी हो सका राजू और कोकी के लिए जरूर करेगी। उसकी बात सुनकर आंटी अतिया बाकायदा रोने लगी। पता नहीं उन्हें शानी की तसल्लियों पर यकीन आया कि नहीं, लेकिन वो गमज़दा जरूर हो गई थी। उनकी बातों से अंदाजा होता था कि वो कोकी के साथ साथ सुंबल की तरफ से भी बहुत फिक्रमंद थी। जाहिर है कि कोकी के हालात का असर सुंबल की रिश्तेदारी और शादी पर भी पड़ सकता था। शानी टैक्सी पर वापस नश्तर हॉस्पिटल रवाना हुई तो उसका जहन मुख्तलिफ ख्यालात की अमाज का बना हुआ था। बेशुमार सवालात जहन में उभर रहे थे। रूहानियत क्या है? रूहानियत के नाम पर शोबदेबाज लोगों की इज्जत और जान से खेल रहे हैं। इस जदीद दौर में भी जो लोग ऐसे दोसर बातों के हत्ते चढ़ते हैं और बार बार चढ़ते हैं, उनकी ज़हनी कैफियत क्या होती है? वो सोचती रही और अपने आप में बोलती रही। चंद दिन पहले वो यहाँ से बहुत दूर पोटोहार के सुनसान टीलों में थी। इस वीराने में जहाँ रुस्तम आबाद था। अपनी वापसी से 2 दिन कबल उसे पता चला कि वहाँ किसी फराडिये आमिल ने दादियों को अपनी बातों के जाल में उलझा दिया था और उसे नीम बरहना करके उसकी कमर पर तावीज़ नवीसी की थी। ये शोबदाबाज हर जगह मौजूद थे। हर किस्म के लोगों को उसकी ज़हनी सतह के मुताबिक धोखा दे रहे थे और अपनी सफली ख्वाहिशात की तकमील कर रहे थे। ये लोग, ये बादापरस्त लोग, रूहानियत के नाम को बदनाम कर रहे थे। इनके करतूत की वजह से लोगों का यकीन उठ रहा था।
फिर वो दूसरे जाविये से सोचने लगी कि ऐसी चीज़ों का वजूद हकीकत है जो आवाज़ खमसा और इंसानी इल्म के दायरे से बाहर है। क्या वाकई अभी जदीद उलूम को एक गैर बरी कायनात छूने के लिए एक लंबा सफ़र करना है? टैक्सी मुल्तान की सड़कों पर दौड़ रही थी और शानी का ज़हन 1000 गुना तेज़ रफ्तार से एक अनजाने रास्ते पर दौड़ रहा था। इसे एक बार फिर पोठोहार के सुनसान वैरान पुरिसरार टीले याद आ गए और वो अंधी दराड़ें याद आ गईं जिसमें उसने रुस्तम के साथ एक रात गुजारी थी। शानी को याद आया कि उस रात की सुबह वो अपने कपड़े बदलकर कदीम सीढ़ियों के सामने बैठी हुई थी। ये बसमार सीढ़ियाँ उस नीम तारीख दराड़ में किसी हज़ारों साल पुराने खंडर का मंजर पेश कर रही थी। रुस्तम उस वक्त चंद फुट की दूरी पर मौजूद था। अचानक ही शानी के नथनों में गुलाब और गजरे की मिली जुली खुशबू घुस गई, वही खुशबू जिसका ताल्लुक मादी के एक नाकाबिले फहम वाक़े से था। अभी शानी इस खुशबू पर गौर ही कर रही थी कि इसी सीढ़ियों पर एक हेवला नजर आया। शानी सरतापा लर्ज गई। इसे लगा था ये नगीना का हेवला है। हाँ, वही नगीना जो नारपुर की हवेली में आग लगने के दौरान में मरी थी और अपने मरने के बाद शानी को रिटायर्ड खवालदार के घर में मिली थी। शानी की नज़र एक लख्ते के लिए पथरा गई। वो मसमार सीढ़ियों के आखिरी जीने से करीबन 2 फुट के फासले पर खड़ी हुई थी। शानी को बस उसकी एक झलक नजर आई। शानी को लगा कि नगीना के चेहरे पर दुनिया जहां की खुशी सिमटी हुई है और उसकी दहकानी आंखें वफूरे मुसर्रत से चमक रही हैं। शानी एकदम डर कर सीढ़ियों के पीछे हट गई और उसके साथ ही नगीना का हेवला भी गुम हो गया था। रुस्तम ने शानी को यूं डर कर पीछे हटते देख लिया था। उसने पूछा था, क्या हुआ बीबी? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, शानी ने नफी में जवाब दिया था और हकला कर रह गई थी। रुस्तम ने उलझे हुए अंदाज में टार्च का रोशन दायरा सीढ़ियों के आसपास फेंका था और फिर एक तरफ जाकर बैठ गया था। वो सारे का सारा मंजर शानी के जहन में ताज़ा हो गया था। टैक्सी में बैठकर मुल्तान की सड़कों से गुजरते हुए इसके रोंगटे खड़े हो गए थे। वो सोचने लगी थी, वो सब क्या था? कोई वहम, तखय्युल, बजरी धोखा या जागती आंखों का ख्वाब? दराड़ में नशावर गैस के सबब उसका जहन मुसलसल ऊँगता रहा था। क्या हवालदार के घर की तरह एक बार फिर उसके ऊँगते ज़हन को कोई तसव्वुराती मंजिर दिखाया गया था? लेकिन रुस्तम को भी नगीना के हवाले से धोखा ही हुआ था? हवालदार के घर में रुस्तम ने जो बातें कही थी वो शानी के कानों में गूंजने लगी। एक बार फिर इसके जिस्म के सारे रोंगटे खड़े हो गए। वह ऐसी बातों पर यकीन करने को हरगिज तैयार ना थी, लेकिन इसने नफ्सियात और माबादुल नफ्सियात के बारे में बहुत कुछ सुना और पढ़ा था। क्या ये भी कोई ऐसा ही मामला था? इसी उलझे सुलझे मामले के बारे में सोचती वो नश्तर हॉस्पिटल के पार्किंग लॉट में जा पहुंची। वो आरिफ के पास पहुंची तो वो कुछ परेशान नजर आ रहा था। उसने शानी को बताया कि राजू अब होश में आ चुका है, लेकिन उसकी ज़हनी हालत दुरुस्त नहीं है। क्यों, क्या हुआ? शानी ने पूछा। अभी कुछ देर पहले उसने बहुत वावेला किया है, ड्रिप्स वगैरह उतारती थी, बिस्तर से उठने की कोशिश कर रहा था, कह रहा था मुझे मर जाने दो, मुझे जहर का टीका लगा दो। स्टाफ ने बड़ी मुश्किल से उसे संभाला और कोई सुकून आवर इंजेक्शन दिया। अभी थोड़ी देर पहले सोया है। पुलिस वाला भी आया हुआ था उसका बयान लेने के लिए, लेकिन डॉक्टर ने मना कर दिया। शानी अंदर आ गई। वो बेखबर सो रहा था। उसका चेहरा धुले हुए लट्ठे की तरह सफ़ेद था। कोई कसाफत नजर नहीं आ रही थी उस पर। उसकी आंखों के नीचे वो सफ़ेद पीपड़ियाँ सी थी जो आंसुओं से खुश्क होने से बनती हैं। ये चेहरा जैसे खामोशी की जबान में शानी से कह रहा था, क्या मोहब्बत करना जुर्म है? अगर नहीं तो फिर उसकी सजा इतनी कड़ी क्यों है? क्या लड़कपन में मर जाना या सारी उम्र सीने में घाव लेकर जिंदा रहना ही मेरा मुकद्दर है? नहीं, शानी के दिल ने पुकार कर कहा। इसके सीने से एक लहर उठी। इस लहर ने उसकी नस नस में एक बेनाम तवानाई भर दी। वो राजू के हाथ को छोड़कर ICU से बाहर निकल आई। आरफ सामने ही खड़ा था। शानी के साथ रात देखकर उसने पूछा, क्या बात है शानी? मैं काम से जा रही हूँ। कहाँ? आरफ ने चौंक कर कहा, मैं आकर बताऊंगी। वो अतमी लहजे में बोली, लेकिन इस तरह अकेली? किसी को साथ ले जाएं? नहीं, वहाँ मुझे अकेले ही जाना है, शानी ने कहा और आरफ को तसल्ली देकर हॉस्पिटल से बाहर आ गई। सैफ के घर में उससे मालूम हो गया था कि चौधरी बशीर कल से मुल्तान आया हुआ है। यहाँ मुल्तान में उसकी टेक्सटाइल फर्म का नाम वगैरह भी शानी को पता चल गया था। लाहौर की तरह यहाँ भी चौधरी की रिहाइश टेक्सटाइल मिल के साथ ही एक कोठी में थी। ये शाम का वक्त था। मज़ारों, मस्जिदों, कदीम इमारतों का शहर मुल्तान धीरे धीरे जगमगाना शुरू हो गया था। हवा में खुशगवार हरारत थी। उसने टैक्सी ली और उस्मानिया टेक्सटाइल पहुंच गई। वो सूरत हाल का मुकम्मल जायजा लेने के बाद अच्छी तरह समझ चुकी थी कि मौजूदा हालात में अगर कोकी और राजू के मिलाप में कोई रुकावट है तो वो राजू का बाप नहीं, चौधरी बशीर है। राजू के बाप के हवाले से उसे यकीन था कि वो चहीते बेटे की ऐसी हालत देखकर अपनी हर तरमी पर किसी सूरत कायम नहीं रह सकेगा। अब यह मामला चौधरी बशीर, उसके इरादे और उसकी बेपनाह अना परस्ती का था। पिछले 5-6 माह में चौधरी बशीर बहुत तब्दील हो गया था। यह तब्दीलियां कई तरह की थी। चौधरी बशीर पीर कुदरत जैसे लोगों के खिलाफ था
और उन्हें बहरूपिया करार देता था, लेकिन जब वो खुद जल्दी बीमारी में मुब्तला हुआ तो उसकी सारी रोशन ख्याली डामाडोल हो गई थी। अब कुदरत साहब के बारे में उसके ख्यालात वो नहीं थे जो पहले थे। उसी तरह आज से 5-6 माह पहले तक वो शानी पर दिलो जान से फिदा था, उसकी खातिर अपनी पूरी बिरादरी से टक्कर लेने पर तैयार था। लेकिन अब वो एक 16 साला लड़की को दुल्हन बनाने के चक्कर में पड़ा हुआ था। वही जागीरदाराना सोच जिसमें औरत को पालतू जानवर की तरह ज़रूरत की चीज़ समझा जाता है। और आज इस नीम गर्म शाम में शानी उस चौधरी बशीर से मिलने और उससे कुछ सवालात पूछने जा रही थी। शानी ने चादर ओढ़ी हुई थी और उसने पल्लू में नकाब की सूरत चेहरा छुपाया हुआ था। शोल्डर बैग उसके कंधे पर था। उस्मानिया टेक्सटाइल के साथ वाकई कोठी बहुत वसी थी। अंदाजा होता था कि 4 दीवारी के अंदर 10-12 किनार रकबा अहाते के तौर पर मौजूद था। कोठी की असल बिल्डिंग एक तवील ड्राईवे से आगे नजर आ रही थी। अहाते में काफ़ी गाड़ियां खड़ी हुई थी। अंदाजा होता था कि यहाँ कोई तकरीब वगैरह है। एक तरफ 3-4 कनाल के रकबे में एक कनात भी दिखाई दे रही थी। गेट के सामने शानी टैक्सी से उतरी और किराया देकर कोठी की समत आई। गेट पर मौजूद 2 तनुमन गार्ड उसकी तरफ मुतवज्जो हुए। जी मैडम, एक गार्ड ने उसे सरतापा घूर कर पूछा। मुझे चौधरी बशीर साहब से मिलना है। आपने टाइम लिया हुआ था? एक गार्ड ने पूछा। शानी ने नफी में सारी लाया और एक पर्ची गार्ड्स की तरफ बढ़ा दी। ये चौधरी साहब को दिखा दीजिए। पर्ची पर शानी ने अपना असल नाम शहनाज इरशाद लिखा हुआ था। गार्ड पर्ची लेकर चला गया। उसकी वापसी में काफी देर हुई। शानी को अहाते में उभरने वाली बदम आवाजें सुनाई दे रही थी। यूं महसूस होता था कि रंग बिरंगी कनात के पीछे कोई खेल तमाशा हो रहा है और वहां काफी तादाद में तमाशाई मौजूद हैं। ये तमाशाई गाए बगाए तालियां बजाते थे या नारा हाय तहसीन बुलंद करते थे। कनात के पीछे दूधिया रोशनी नजर आ रही थी और हल्का सा म्यूजिक भी बज रहा था। काफी इंतजार के बाद गार्ड वापस आया और शानी को अंदर ले गया। शानी धड़कते दिल के साथ कनात तक पहुंची। कनात के पीछे का मंजिर चौंका देने वाला था। यहाँ खुली जगह पर आरामदेह कुर्सियां और सोफे वगैरह लगे हुए थे। कुर्सियों और सोफों के दरमियान काफी वसी जगह खाली थी। इस खाली जगह को एक 6 फुट ऊंचे आहनी जंगले के जरिए बाकी पिंडाल से अलहदा किया गया था। यहाँ रेसलिंग वाला एक बड़ा गद्दा बिछा हुआ था और मुख्तसर कपड़ों में 2 यूरोपियन लड़कियां कुश्ती में मसरूफ थी। उनके सुनहरी बाल बिखरे हुए थे और वो बुरी तरह हाँप रही थी, लेकिन एक दूसरे को जेर करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही थी। पिंडाल की अगली कितार में जो आरामदेह सोफे रखे हुए थे उन पर कोई यूरोपियन और मुकामी मेहमान तशरीफ फरमा थे। उन सफ़ेद फाम मर्दो जन के दरमियान शानी को चौधरी बशीर भी नजर आया। वो सफ़ेद शलवार कमीज में टांग पर टांग चढ़ाए बैठा हुआ था। उसका सुनहरी खुस्सा ट्यूब लाइट्स की दूधिया रोशनी में दमक रहा था। शानी ने 15-20 मिनट की दूरी से चौधरी बशीर की तरफ देखा, लेकिन वो तमाशे में बुरी तरह मगन था। यूं लगता था कि उसे शानी की आमद की खबर ही नहीं या वो जानबूझकर नजरअंदाज कर रहा है। शानी को बाद में पता चला कि चौधरी को खबर ही नहीं थी। दरअसल वो दीगर मेहमानों की तरह नशे में डूबा हुआ था। उसके मुलाजिम ने उसे शानी के नाम वाली पर्ची दिखाई और उसने ठीक से पढ़े बगैर इस बात में सर हिला दिया था। मुलाजिम ने समझा कि उसे शानी को लाने का इज़्न मिल गया है। शानी खामोशी से वहां खड़ी ये तूफाने बदतमीजी देखती रही। यूं लगता था यहाँ बाकायदा शर्तें वगैरह लगी हुई हैं। सफ़ेद फाम मेहमानों समेत बहुत से लोग जबरदस्त जोश व खरोश का मुजाहरा कर रहे थे। सुर्ख लिबास वाली लड़की की दोनों ओरियां टांगे दोरी होकर उसकी पेशानी से छू रही थी और वो खुद को छुड़ाने की सर तोड़ कोशिश कर रही थी, मगर दूसरी लड़की हावी नजर आती थी। ये टीवी पर दिखाई जाने वाली नूरा कुश्तियों जैसी फाइट नहीं थी। इसमें हकीकी गैदो गजब और जोर आजमाई नजर आ रही थी। दोनों लड़कियां जोर आजमाई के दौरान में फरते गजब से चीख भी रही थी। 1-2 मिनट तक ये शदीद कशमुकश जारी रही। हवा की दोनों बेटियां दर्जनों मर्दों के सामने अपने वकार नुसवानियत का तिया पांचा करती रहीं। फिर मुकामी रेफरी ने गिनती की और तमाशाइयों के बुलंद शोर में एक लड़की को फातेह करार दे दिया गया। चौधरी बशीर के करीब बैठे हुए एक सफ़ेद फाम जोड़ा उठकर खुशी से नाचने लगा। दोनों ने जोशीले अंदाज में एक दूसरे के कई तवील बोसे लिखे और हरी के नारे बुलंद किए। अंदाजा होता था कि ये जोड़ा कोई बड़ी शर्त जीत गया है। हारने वाली लड़की मर्दाना चाल चलती लंगड़ाती हुई एक तरफ हो चल हो गई। जीतने वाली अपने साथी मर्दों के कंधों पर सवारी करने लगी। शानी ने सोचा कि शायद अब चौधरी उसकी तरफ तवज्जो देगा, लेकिन वो तो अपने गैर मुल्की मेहमानों के साथ जाम लंडाने में मसरूफ था। गैर मुल्की मेहमानों में 1-2 औरतों के लिबास मौसम की निस्बत से बेहद मुख्तसर थे। एक औरत की उरियां टांगों पर उसके साथ ही मर्द के हाथ मुसलसल रेंग रहे थे। साथ साथ वो मैनोशी भी जारी रखे हुए था। इसी दौरान में दूसरी कुश्ती शुरू हो गई। ये मर्दाना कुश्ती थी। एक मुकामी पहलवान था और दूसरा अंग्रेज। मुकामी पहलवान का जिस्म खासा कसरती था और वह जदीद कुश्ती में ताक नजर आता था। तमाशाई एक बार फिर इस खेल में पूरी तरह गर्क हो गए। अपने अपने पहलवान उनके हक में जोशीले नारे बुलंद करने लगे। ये रोमन स्टाइल की कुश्ती थी।
जिसमें अरीफ को ज़रबात नहीं लगाई जाती थी, सिर्फ पिछाड़ा जाता है। एक गार्ड के कहने पर शानी एक तरफ पड़ी, खाली कुर्सियों की तरफ बढ़ी और बैठ गई। कुश्ती दम बदम जोर पकड़ती जा रही थी। हिजानखेज म्यूजिक इन मनाजर को और भी तासर अंगेज बना रहा था। शानी समझ गई थी कि वो गलत वक्त पर यहाँ आ गई है। उठने के बारे में सोच रही थी कि अचानक कोठी की तरफ से 2-3 अफराद के चिल्लाने की आवाज़ आई। फिर कोई औरत खौफजदा अंदाज में चीखती चली गई। बहुत से तमाशाई मुड़कर कोठी की इमारत की तरफ देखने लगे। इमारत का दाखिली दरवाज़ा बमुश्किल 15-20 कदम के फासले पर था। म्यूजिक थम गया। रेफरी ने कुश्ती रुकवा दी। यकायक कोठी के किसी अंदरूनी हिस्से से कोई बड़ा शीशा टूटने की आवाज़ आई और उसके साथ ही 2-3 औरतें मिलकर चिल्लाने लगी। देखते ही देखते वहां सरासीमगी फैल गई। लंबा तड़ंगा चौधरी बशीर नशे में डोलता लंबे डग भरता दाखिली दरवाजे की तरफ बढ़ा। तमाम तमाशाई भी अखाड़े की तरफ से मुंह फेर कर इमारत की तरफ देखने लगे थे। सरासीमगी की कैफियत बढ़ती जा रही थी। कोठी के अंदर से एक शख्स तेजी से बाहर निकला। ये कोई मुलाजिम था। इसकी पेशानी से खून बह रहा था। उसने खौफजदा अंदाज में बशीर से कुछ कहा और उंगली से दाईं तरफ इशारा किया। इसी दौरान में 2-3 अफराद मजीद बाहर निकल आए और उसी जानिब इशारा करने लगे। वो सब हाँप रहे थे और उनके रंग मुतगय्यर थे। चौधरी बशीर चलने में तो मुतज़ब्ज़ब रहा। फिर 2-3 गार्ड्स के साथ वो दाखिली दरवाजे में घुस गया। जख्मी शख्स दहशतज़दा अंदाज में बार बार चंद खिड़कियों की तरफ इशारा कर रहा था और कुछ कह रहा था। इसी दौरान में कोठी के अगब से ग्रे हाउंड कुत्तों की आवाज़ें आने लगी। शायद उन्होंने भी इस खौफ को महसूस कर लिया था जिसे कोठी के मुलाजमीन महसूस कर रहे थे। दफादन शानी को इमारत की लंबोदरी खिड़कियों के अकब से एक मदम आवाज़ सुनाई दी और इसके रोंगटे खड़े हो गए। यह किसी जानवर की आवाज़ थी। किस जानवर की थी यह बात शानी नहीं जान सकी। एक तेज भरी चीखती हुई बारीक लेकिन वैसी आवाज़। इन खिड़कियों के पीछे कोई और था और वह जो कोई भी था उसकी मौजूदगी मकीनों को सख्त हिरासा कर रही थी। अंदर से उखाड़ पिछाड़ की आवाज़ें आ रही थी और गाये भगाए वो आवाज़ भी सुनाई देती थी। फिर एक फायर हुआ। यह बड़े बोर की राइफल का फायर था। धमाके की आवाज़ दूर तक गई। यह फायर लंबोदरी खिड़कियों के अकब में हुआ था, लेकिन उसके बाद जो कुछ ज़हूर पजीर हुआ वो लंबोदरी खिड़कियों की तरफ से नहीं, दाईं जानिब एक बड़े बरूरी दरवाजे की तरफ हुआ था। एक जोरदार छन्नाका हुआ और एक 6-7 फुट ऊंचा स्याह जिस्म तेजी से बाहर आया। शानी कांप उठी। ये कभी एकल जंगली रीछ था। उसकी छोटी छोटी अंगारा आंखें दूधिया रोशनी में चमकी। उसकी खौफनाक थूथनी खुली थी और अंदर से लंबे सफ़ेद दांत झांक रहे थे। वो इतनी तेजी से हमलावर हुआ कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं दिया। सबसे पहले उसकी जद में वही नीम बरहना सफ़ेद फार्म लड़की आई जिसने शर्त जीतने के बाद अपने साथी बर्द को कई तवील भोसे दिए थे। रीछ ने उसे पंजा मारा और उसका मुख्तसर लिबास टिश्यू पेपर की तरह कई टुकड़ों में तकसीम हो गया और वो दहशत से चीखती हुई कई फुट दूर जा गिरी। उसके बाद एक मुकामी सेठ रीछ के पंजों की ज़रबात खाकर स्विमिंग पूल में गिरा। फिर एक औरत रीछ के हत्थे चढ़ी। ये मुकामी थी और उसकी गोद में एक बच्चा भी था। रीछ ने उसे खूनी पंजों में दबोचा और एक लख्ते में उसकी शारग उधेड़ कर रख दी। बदनसीब औरत चिल्लाती हुई ऊंधे मुंह गिरी। बच्चा अब भी उसकी बाहों में दबा हुआ था। यह सब कुछ 2 या 3 सेकंड के अंदर वकूअ पजीर हुआ था। दर्जनों तमाशाई मुड़े और दीवानावार चिल्लाते हुए खूनी जानवर की मुखालफ समत में भागे। शानी भी भागने वालों में शामिल थी। इससे 2 कदम आगे वो लंबी औरत भाग रही थी जिसने थोड़ी देर पहले मैदान जीता था। शानी 10-15 कदम तक भागने वालों में शामिल रही लेकिन फिर रुक गई। इसके कानों में मुसलसल बच्चे की दहशतज़दा चीखें गूंज रही थी। मम्मी मम्मी। वो मदद के लिए पुकार रहा था। शानी ने मुड़कर देखा। वो जख्मी औरत के नीचे दबा हुआ था। सिर्फ उसका आधा चेहरा नजर आ रहा था। रीछ के कातिल पंजे किसी भी लम्हे उस तक पहुंच सकते थे। ये सोचने का वक्त नहीं था कि वो किसका बच्चा है और उसे कैसे बचाया जा सकता है। यही काफी था कि वो बच्चा है और मौत के मुंह में है। शानी एक कमजोर और नातवां हस्ती थी, लेकिन इसके अंदर छुपी हुई औरत कमजोर नहीं थी। वो रुक तो पहले ही चुकी थी। अब वो मुड़ी और बच्चे की तरफ भागी। 4-5 साल का बच्चा खौफ से चीख रहा था। मम्मी 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 कह रहा था। रीछ की खौफनाक स्याह पुश्त शानी की तरफ थी। शानी को अपने और बच्चे के दरमियान एक काम की शय नजर आई। ये एक टूटे हुए सोफे का चोबी दरवाजा था। वो भागते भागते रुक गई, लेकिन सिर्फ एक लख्ते के लिए। इसने वो मोटा चोबी बाजू उठाया और नताई से बेपरवाह होकर खूनी जानवर पर पल पड़ी। लकड़ी की 2 नहायत शदीद ज़रबें रीछ की कनपटी पर लगी। वो मुंह से एक तैश भरी आवाज़ निकाल कर पलटा और शानी पर चपटा। खुदा की पनाह। उसकी छोटी छोटी सुर्ख आंखों में कातलाना चमक थी। सफ़ेद दांत खतरनाक अंदाज में थूथनी में से झांक रहे थे। उसके गले में सुर्ख रंग का एक चौड़ा पटा और मोटी रस्सी भी थी। यूं लगता था कि इस मोदी जानवर को कहीं बांधा गया था और ये वहां से रस्सी तुड़ाकर भाग निकला है। हिवानी बू का एक नागवार झोंका शानी के नथनों से टकराया। रीछ की कातिल थूथनी से अपने चेहरे से बमुश्किल 3 फुट के फासले पर नजर आई।
शानी ने पीछे हटते हुए एक बार फिर पूरे जोर से जानवर के मुंह पर वार किया। गोश्त और लकड़ी के टकराने से बद की लर्दाखेज आवाज उभरी। फिर दूसरी, फिर तीसरी। शानी ने उल्टे कदमों से पीछे हटते हुए 3 ज़रबें लगाई। रीछ की स्याह थूथनी से उड़ने वाले खून के छींटे से साफ दिखाई दिए। इसके कानों में अनगिनत दहशत ज़दा चीखें गूंज रही थी। ये इसके इर्द गिर्द मौजूद मर्दों सन थे। वो पीछे हट रही थी और अच्छी तरह जानती थी कि मुश्तइल जानवर का जवाबी वार बड़ा सख्त होगा। जानवर के नुकीले पंजों ने अभी से छुआ नहीं था, लेकिन इसे उन पंजों की बेपनाह काट का अंदाजा था। क्या मुझे कोई बचाने आएगा? ये सवाल बेपनाह शिद्दत से शानी के जहन में गूंजा। अचानक इसके पांव तले से जमीन निकल गई। वो नशेब में गिरी थी। पानी का जोरदार छपाका हुआ। वो स्विमिंग पूल में गिरी थी। नीम सर्द पानी ने एक साथ में इसके सारे जिस्म को भिगो दिया। लकड़ी इसके हाथ से छूट गई। इसने खौफ ज़दा नजरों से देखा। बिभरे हुए जानवर ने एक लम्हा जाया किए बगैर शानी के पीछे पूल में छलांग लगा दी। वो किसी गाइडेड मिसाइल की तरह शानी के पीछे था। ये स्विमिंग पूल का इतला हिस्सा था। शानी के पांव पूल के फर्श को छू रहे थे, लेकिन ये उसकी जिंदगी के बदतरीन लम्हे थे। किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता था।